हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टडी विद स्मिता में पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ के सिद्धांतों के बारे में बात करूंगी। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ एक कवि के रूप में सुविख्यात थे और आधुनिक काल के छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की भांति उन्होंने भी प्रकृति निरीक्षण से कविता की ओर अपना झुकाव व्यक्त किया है। 20 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने पैदल ही फ्रांस, इटली और आल्प्स पर्वत श्रृंखला की प्राकृतिक सुषमा का अवलोकन किया और इसके सौंदर्य को अपनी काव्य का विषय वस्तु बनाया। 1795 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ एक अन्य कवि कॉलरिज के संपर्क में आए और दोनों ने मिलकर तत्कालीन युग की मांग के अनुसार कविताओं की रचना की। इन दोनों की रचनाओं का संकलन लिरिकल बैलेट्स नामक संग्रह में 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वर्ड्सवर्थ ने इस संकलन की भूमिका एडवर्टीजमेंट नाम से लिखी थी, जिससे उसमें कॉलरिज पूर्ण रूप से सहमत थे। इस भूमिका में इस संग्रह में संकलित कविताओं की विषय वस्तु और उसकी काव्य भाषा पर विस्तार से प्रकाश डाला गया, लेकिन उसकी तीखी आलोचना नव अभिजातवादी आलोचकों ने की। फिर सन 1800 ईस्वी में लिरिकल बैलेट्स का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने एक लंबी भूमिका प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स नाम से जोड़ी, जिसमें उन्होंने अपने आलोचकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों, शंकाओं का सटीक उत्तर दिया, उसका समाधान दिया। अगले संस्करण में पुनः इस भूमिका में कुछ और जोड़ा गया। इस प्रकार सन 1815 ईस्वी तक उक्त संकलन के 4 संस्करण प्रकाशित हुए। वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स की भूमिका में जो विचार प्रस्तुत किए कवि, कविता, काव्य की विषय वस्तु, काव्य प्रयोजन या काव्य भाषा पर, वो सभी नवीन विचार थे। इनमें से काव्य भाषा पर जो भी विचार व्यक्त किए गए हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन विचारों को हम एक एक करके देखते हैं। वर्ड्सवर्थ ने कविता के लिए परंपरागत काव्य भाषा एवं काव्य शैली को सही नहीं माना है, क्योंकि परंपरागत काव्य भाषा एवं काव्य शैली जो होती थी वह आडंबरों से भरी हुई होती थी। वर्ड्सवर्थ कविता के लिए स्वाभाविक भाषा का ही समर्थन करते हैं। जहाँ वर्ड्सवर्थ ने भाषा को उसके नेचुरल रूप में अपनाने पर जोर दिया था, वहाँ वर्ड्सवर्थ के पूर्व के कवियों ने कविता की भाषा को अस्वाभाविक, बोझिल, आडंबर युक्त एवं कृत्रिम बना दिया था। उन्होंने कविता के विषय वस्तु के लिए जिस प्रकार ग्रामीण जीवन का समर्थन किया है, उसी प्रकार काव्य भाषा के रूप में ग्रामीण जीवन की सामान्य बोलचाल की भाषा का समर्थन किया है। वर्ड्सवर्थ के मतानुसार गद्य एवं पद्य की भाषा अलग अलग नहीं होनी चाहिए, बल्कि गद्य एवं पद्य की भाषा एक समान होनी चाहिए। उन्होंने काव्य को स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग अर्थात प्रबल भावावेगों का स्वच्छंद प्रवाह माना है और प्रबल भावों की भाषा स्वतः ही भव्य, चित्रात्मक एवं सजीव होगी। उनके अनुसार कविताओं में जो कृत्रिम भाषा देखी जाती है वह निम्न श्रेणी के कवियों की देन है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार जब कोई कवि यश की कामना से अर्थात पॉपुलर होने के लिए कविता की रचना करता है, तब भाषा में आडंबर, कृत्रिमता, समास, अलंकार, जटिलता, उक्ति, वैचित्र आदि का समावेश होता है। चूँकि इस प्रकार की भाषा काव्य के लिए सहज नहीं होती है, अतः यह काव्य के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। वर्ड्सवर्थ छंद को कविता के लिए अनिवार्य नहीं मानते हैं, यद्यपि उन्होंने काव्य में छंद के महत्व एवं उसकी शक्ति को स्वीकार किया है। कॉलरिज स्टार्ट में तो वर्ड्सवर्थ के विचारों से पूर्णतः सहमत थे, लेकिन बाद में कॉलरिज ने अपनी किताब बायोग्राफिया लिटरेरिया में वर्ड्सवर्थ की विचारधारा को गलत मानते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार हैं। जहाँ वर्ड्सवर्थ काव्य में कृत्रिम भाषा से बचने की बात करते हैं, वहीं कॉलरिज उनके मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की भाषा उसके ज्ञान, क्रिया, संवेदना, शिक्षा के स्तर आदि के कारण अलग अलग होती है। अतः काव्य में भाषा का स्वाभाविक प्रयोग न होकर कवि के संस्कारों पर काव्य भाषा निर्भर करती है। वर्ड्सवर्थ ने ग्रामीण जीवन की दैनिक बोलचाल की भाषा का काव्य में प्रयोग करने का समर्थन किया है, लेकिन कॉलरिज के अनुसार ग्रामीण भाषा की शब्दावली अपर्याप्त एवं कामचलाऊ होती है। उसमें काव्य की सूक्ष्म, गहन एवं विविध अनुभूतियों को व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है। अतः काव्य भाषा के रूप में ग्रामीण भाषा को स्वीकार करना सर्वथा अनुपयुक्त है। वर्ड्सवर्थ का यह मानना था कि ग्रामीण भाषा में जो भी दोष हैं उसको दूर करके उसे काव्य भाषा के रूप में अपना लेना चाहिए, लेकिन कॉलरिज कहते हैं जब ग्रामीण भाषा को पुरस्कृत कर लिया गया, उसके दोषों को दूर कर लिया गया, तो फिर वह ग्रामीण भाषा रह ही कहाँ जाती है। जहाँ वर्ड्सवर्थ ने गद्य और पद्य में समान भाषा के प्रयोग की वकालत की है, वहीं कॉलरिज ने गद्य पद्य की भाषा की एकरूपता का विरोध किया है।
कॉलरिज के अनुसार कोई शब्द या शब्द क्रम केवल गद्य के लिए होता है तो कोई शब्द या शब्द क्रम केवल पद्य के लिए होता है, अर्थात कविता के लिए होता है। इसलिए गद्य एवं पद्य की भाषा एक जैसी नहीं होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स की भूमिका में जो काव्य भाषा संबंधी अपने विचार व्यक्त किए वह निश्चय ही मौलिक एवं नवीन थे। भले ही वर्ड्सवर्थ के विचारों का विरोध कॉलरिज एवं अन्य विद्वानों ने किया, किंतु यह सच है कि एक महाकवि की जो अंतर्दृष्टि होती है वह उनके विचारों में विद्यमान थी। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ के संबंध में परीक्षाओं में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या समय है? हिंदी कवि पंत और वर्ड्सवर्थ की कविता में क्या समानता थी? लिरिकल बैलेट्स में किसकी रचनाएं हैं? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स के रचयिता कौन है? 1815 ईस्वी तक लिरिकल बैलेट्स के कितने संस्करण निकल चुके थे? वर्ड्सवर्थ ने किस प्रकार की भाषा का समर्थन किया था, इत्यादि। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विथ स्मिता।